अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल EDU प्लस हाई होप। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमें कहा था कि XYZ की वैल्यूज़ निकालें इन टर्म्स ऑफ ABC। अब क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है ABC पे कि आपके पास लीनियर सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब उसके अलावा किसी और वैल्यू पे आपका सिस्टम सोल्यूशन ना दे। ए बी को आपने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब है आपने ए बी को तैनात कर देना है, मतलब फ़िक्स कर देना है कि इसी वैल्यू पे आपका सिस्टम सोल्यूशन दे और बाकी सारी वैल्यूज़ जो ए बी सी की होंगी उस पे आपका सिस्टम आंसर नहीं देगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। सिर्फ वो वैल्यूज़ सेटिस्फाई करेंगी जो अब यहाँ पे आप ए बी सी की रिस्ट्रिक्शन लगा के निकालेंगे। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि ए बी सी को हमने कह दिया है कि बस वैल्यू यही रहनी चाहिए और कोई वैल्यू उसकी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 23 में दो इक्वेशंस प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब ए दिया हुआ है, आपने ए निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया इक्वेशन 1 और 2 के नाम से। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास होगी 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2a। अब देखिए ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाते हैं तो 2x और 4y ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाया। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाने के बाद ये कटिंग हो गई यहाँ से और ज़ीरो आ गया, इधर आ गया 2a प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर इक्वल के इस तरफ प्लस है, उधर जाके -2 हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू -1 होगी। तो सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा जब a -1 होगा, मतलब हमने a के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि a -1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और हमने यहाँ पे बाकी ए बी सी पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वो सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने आपको ए की वैल्यू निकाल के दिखाई है। अब इसको अगर मीट्रिक फॉर्म में एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास मैंने मीट्रिक फॉर्म बना दी उन दो इक्वेशंस की। जब मैंने देखा यहाँ पे आपके पास जो है इक्वेशन 1 में 1 -2 है और नीचे -2 और 4 है। अगर मैं इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड करती हूँ तो सेम ऊपर जैसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 से रो 2 को 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 1 और -2, सेम इक्वेशन रो 1 जैसी हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने नीचे मेंशन कर दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से नाम से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवाते हैं तो आपके पास a की वैल्यू आ जाती है, या फिर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड जो है इस वाली इक्वेशन की और दूसरी वाली इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो a जो है वो इक्वल हो जाएगा -1 के। ऐड करवाएंगे तो ये दोनों कट मतलब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और अगर आप यहाँ पे इनको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू -1 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, द इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट द सेम लाइन और पैरेलल लाइन। सेम लाइन होनी चाहिए या पैरेलल लाइन होनी चाहिए। इफ़ दे आर रिप्रेजेंट द लाइन a इज इक्वल्स टू -2, इफ़ दे आर पैरेलल लाइन देयर इज़ नो सोल्यूशन। तो पैरेलल लाइन पे कोई सोल्यूशन नहीं देती है, तो इसलिए कंसिस्टेंट सोल्यूशन होने के लिए लाइंस को सेम होना चाहिए। अगर पैरेलल लाइन होती है तो सोल्यूशन आपके पास मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी आगे सवाल आएंगे कि इनकंसिस्टेंट बनाना है आपने, ठीक है। तो उसमें आपके पास सारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, लेकिन कंसिस्टेंट लाइन जो होती हैं वो मतलब आपके पास सेम लाइंस होती हैं, सेम होंगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपके पास a -2 हो गया, ठीक है, पैरेलल नहीं है ये लाइंस, जिसकी वजह से सिस्टम आपके पास -1 है। ये आपके पास जो है ना यहाँ पे -1 है और यहाँ पे भी आपके पास -1 है,
ठीक है। तो ये आपके पास सिस्टम जो है ओनली कंसिस्टेड एट ए इज इक्वल्स टू -1, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बी और सी एज दे आर नॉट प्रेजेंट इन द गिवन सिस्टम। सिस्टम में भी मौजूद ही नहीं है तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, सिर्फ ए के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है कि वो -1 होगा और लाइन क्या होंगी, सेम होंगी। देखिए सेम ही है ना ये लाइन्स, सिर्फ ए की वैल्यू नहीं पता, अब पता चल गई -1 है तो और सेम होगी, सेम लाइन होंगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल होने पे सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट बन जाता है। ठीक है, मैट्रिक फॉर्म में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 में आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे मेंशन करा इक्वेशन 1 और 2 के नाम से। अब जब हमने देखा कि रो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें -x मौजूद है, अगर मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, ये 2x एलिमिनेट हो जाता है और y की वैल्यू बन जाती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये इक्वेशन दोनों सेम हो गई, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। आप चाहें तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब भी आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और कंपेयर करते हैं तब भी ए की वैल्यू हो जाती है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 आपस में सेम हो गई। ठीक है, तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई। तो 3 इज इक्वल्स टू -2a हो गया, और 3 डिवाइडेड बाय -2 किया तो -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू a आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देयरफॉर वी सी दैट फॉर द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट बोथ इक्वेशन मस्ट रिप्रेजेंट द सेम लाइन। ठीक है, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे और पैरेलल लिखा हुआ है। अगर पैरेलल होती हैं तो आपके पास सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको पैरेलल नहीं बनाना, यहाँ पे सिस्टम अगर आपके पास सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है तभी आपके पास वो कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम लाइन आ गई, अगर पैरेलल होगा तो वो सोल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, मेरे साथ ये लिख भी दिया है, हैंस द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट ऑन a इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 25 में आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों में आपको दो वेरिएबल्स दिए हैं ए और बी। अब हमने ए बी दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है। अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को नेम दे दिए। अब देखते हैं दोनों इक्वेशन सेम है लेकिन माइनस है एक इक्वेशन में, तो अगर हम उस माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो लाइन सेम हो जाती है, और अगर इन दोनों को ऐड करवा देते हैं जब भी हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने देखें आगे मैंने इन दोनों को ऐड करवा दिया। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन 3 आ गई। दोनों इक्वेशन सेम हो गई मेरे पास, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास -b इज इक्वल्स टू a आ गया और -a इज इक्वल्स टू b आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिस्टम कंसिस्टेंट तब है जब सेम लाइन है, और रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी हमने सिस्टम के ऊपर। देखें मेरे पास पहले मैंने बता दिया कि सिस्टम कंसिस्टेंट है अगर वो सेम लाइन है, अगर पैरेलल लाइन होगी तो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वो आपने मेंशन करना है इधर। फिर सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, 3 तरीके से हो सकते हैं। अगर a + b आपको 0 दे रहा है, या -b a के इक्वल है, या -a b के इक्वल है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी a b पे। a b जो है वो एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए एक दूसरे का। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन होगी, जब ये होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, सिस्टम को कंसिस्टेंट बताना है। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मेंशन करा। अब देखिए मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वेशन 1 जैसी बन जाएगी। मैंने इसको -3 से मल्टीप्लाई करा तो ये वाली इक्वेशन जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे करें कि इक्वेशन 1 में से -3 को कॉमन निकाल लें तो आपके पास जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल आ जाएगी। मैंने यहाँ से इसको -3 को कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 की जो लेफ़्ट हैंड साइड है और इक्वेशन 2 की जो है लेफ़्ट हैंड साइड वो आपस में इक्वल हो गई। इस वजह से मैं दोनों को कंपेयर किया तो इनकी राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल आ गई। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू होगी -3b। ठीक है, -3b भी हो सकती है, या फिर आपके पास a डिवाइडेड बाय -3b हो सकती है। दोनों तरीके से आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और c पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि c यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है सिस्टम में। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने इसको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। आप चाहे तो इसी तरह इक्वेशंस कंपेयर करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी कर सकते हैं। अब तो आपको आ गया होगा, सारी इक्वेशंस हमने हर मेथड से सॉल्व की हैं। मैंने
एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एलिमिनेट क्या हो रहा है। मुझे इस 2 को एलिमिनेट करना है और इस 3 और -1 को एलिमिनेट करना है। तो मैंने रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और रो 2 में ऐड किया, तो ये 2 मेरे पास एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से 3 एलिमिनेट करना था, तो मैंने रो 1 को जो है -3 से मल्टीप्लाई किया और उसको रो 3 में ऐड किया, तो मेरे पास ये भी एलिमिनेट हो गया यहाँ से। अब मैंने रो 2 को रो 3 में ऐड किया, तो रो 2 को रो 3 में ऐड करने से मेरे पास यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट करने से 5 भी एलिमिनेट हो गया, जिसकी वजह से ये मेरे पास एक अपर ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 5 है और -9 है, सेम ही यहाँ पे 5 है और -9 है। अगर इन दोनों रोज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वाली पूरी रो आपके पास 0 हो जाती है। तो 0 हो जाने की सूरत में भी आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता है। यहाँ से 0 हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या किया, ये बच गया था हमारे पास, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, तो C -3a था यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया, तो C -a -b हो गया। यहाँ ये चीज़ लिखी हुई थी पहले, इसको सॉल्व किया तो आंसर ये आ गया। तो क्या हुआ, फॉर द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट द लास्ट रो मस्ट नॉट रिप्रेजेंट एन इनकन्सिस्टेंट इक्वेशन। इनकन्सिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इनकन्सिस्टेंट उस सूरत में हो जाती है जब आपके पास सारी वैल्यू 0 हो और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी 0 के इक्वल आएगा, तो आपका ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर वो सिस्टम इक्वल 0 नहीं है तब आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे C -a -b, यहाँ 0 है, तो ये C जो है या A जो है या B जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल तो आ रहे हैं, तो ये सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर खाली C पड़ा होता तो वो 0 के इक्वल हो जाता, तो आपके पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो हैंस द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी इज C -a -b इज इक्वल्स टू 0, C इज इक्वल्स टू a + b। या तो ये हो सकता है या फिर C में से a को और b को माइनस कर दें और वो 0 आंसर दें, तो आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे पहली वाली 2 रोज़ को क्यों नहीं लिया, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। जब नीचे वाली रो 0 हो जाएगी और किसी वेरिएबल के इक्वल होगी तो आपका सिस्टम ऑलरेडी कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक वेरिएबल पड़ा होगा वो 0 के इक्वल आएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 0x + 0y + 0z इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तब सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। अगर इक्वल टू 0 होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसलिए सिस्टम कंसिस्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने क्या किया, ये पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, फिर इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किए। तो मैंने देखा कि अगर रो 1 को या रो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ या रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ -4 से और उसको ऐड करवाती हूँ रो 3 में, तो मेरे पास एलिमिनेट हो जाती है यहाँ से 4 की वैल्यू। तो मैंने रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा -2 से और उसको रो 3 में ऐड करवाया, तो ये मेरे पास 4 की वैल्यू एलिमिनेट हो गई। यहाँ से अब क्या एलिमिनेट करना है मैंने इस 2 को, तो मैंने रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया और रो 2 में ऐड करवाया, तो यहाँ से ऐड करने के बाद ये 0 हो गया, 2 भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ पे -6 बच गया। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ 6 है और यहाँ पे -6 है, ऊपर -7 है, नीचे 7 है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाते हैं तो नीचे वाली पूरी रो 0 हो जाती है। तो रो 0 हो जाने पे क्या था, हमने भी पहले वाले क्वेश्चन में देखा है, तो ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि -2b + c इज इक्वल्स टू 0 है और वेरिएबल किसी भी 0 के इक्वल नहीं आ रहे, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाली पूरी रो 0 की ज़ीरोज़ आ गए यहाँ पे, तो आपका सिस्टम क्या हो गया, यहाँ से कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल 0 के इक्वल नहीं आया। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, -2a -b + c इज इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन निकाल लिया तो 2a + b - c इज इक्वल्स टू 0, या b इज इक्वल्स टू -2a + c। ये आपके पास हो गया। सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा जब आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर कोई मसला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में अभी भी मसला है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे वीडियो बना के दोबारा समझाऊंगी कि कंसिस्टेंट सोल्यूशंस कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपने बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने स्लोप से बतानी है वैल्यूज़। तो आप इंशाल्लाह आपको वो क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।